सोशल मीडिया पर रवीश कुमार का अलग अलग मुद्दों को लेकर वायरल हो रहा है पोस्ट। रवीश कुमार लिखते हैं, बागपत के गांव गंगोली के लोग पर जो बीत रही है काफ़ी ज़्यादा भयानक है। आम जीवन में लोग किन किन तकलीफ़ों से गुजर रहे हैं हमें अंदाज़ा तक नहीं। ऐसी क्या बीमारी है जिसे ठीक नहीं किया जा सकता और लोगों की ज़िंदगी में मुस्कान नहीं लाई जा सकती। प्रदूषित पानी हमारी हड्डियों को आंतों की तरह मोड़ देता है। ये फिल्म देखकर ही मन विचलित हो गया कि उस गांव के लोगों ने कब से नहीं मुस्कुराया होगा। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को ज़रा ध्यान देना चाहिए। आगे फिर से रवीश कुमार ने लिखा है, पत्रकार कमल शुक्ला पर हमला, कांग्रेस के नेताओं पर आरोप। छत्तीसगढ़ भूमकाल के संपादक कमल शुक्ला को पीटा गया। घटना कांकेर की है। आरोप है कि पुलिस तमाशबीन बनी देखती रही और कांग्रेस के स्थानीय नेता कमल शुक्ला को पीटते रहे। वहां कांग्रेस की सरकार है। कमल शुक्ला वरिष्ठ पत्रकार हैं। वो एक पत्रकार के साथ हुई मारपीट का विरोध कर रहे थे। वहां दूसरे पत्रकार भी मौजूद थे। तभी कुछ गुंडे वहां आ गए और उनके साथ मारपीट करने लगे। वरिष्ठ पत्रकार को गालियां देने लगे और मारने की भी बात कर रहे थे। कमल शुक्ला को चोट भी लगी है। 2018 में कमल शुक्ला के खिलाफ एक विवादित कार्टून को लेकर राजद्रोह का मामला दर्ज किया गया था। कई पत्र पत्रिकाओं से जुड़े रहे कांकेर के पत्रकार कमल शुक्ला बस्तर में पत्रकारों पर हुए माओवादी हमलों के बाद जंगल के इलाकों में माओवादियों के खिलाफ अभियान भी चला चुके हैं। बस्तर समेत छत्तीसगढ़ में पत्रकारों की सुरक्षा के लिए कानून बनाए जाने की मांग को लेकर उन्होंने कई आंदोलन का नेतृत्व भी किया है। कांग्रेस बीजेपी की सरकार में पत्रकारों पर हुए हमले का विरोध करती है, लेकिन उसकी सरकार में उसकी पार्टी के कार्यकर्ता भी यही कर रहे हैं। शर्मनाक और निंदनीय घटना है। इस पोस्ट के बाद कांग्रेस के प्रवक्ता शैलेश नितिन त्रिवेदी का बयान आया है कि मारपीट करने वाला कांग्रेस से निकाला जा चुका है। वो निर्दलीय पार्षद है। पुलिस कार्रवाई कर रही है। उधर पत्रकार ने राज्यपाल को ज्ञापन दिया है और जांच की भी मांग की है। दिल्ली में पत्रकार रोहिणी सिंह ने कई ट्वीट किए हैं, ये बताते हुए कि आरोपी हमलावरों का कांग्रेस पार्टी से संबंध है। उनके सोशल मीडिया पेज पर मुख्यमंत्री की तस्वीरें हैं। आगे फिर से रवीश कुमार ने एक पोस्ट लिखा है, मंडियों को ख़त्म करने के लिए कानून की ज़रूरत नहीं है। उनके विकास का बजट बंद कर दो, उनके हाल पर छोड़ दो। तभी तो पहले ही साल तक निर्मला सीतारमण साफ साफ कह रही थी कि राज्यों को समझाया जा रहा है कि वो मंडियों को ख़त्म कर दे। निर्मला का यह बयान अपने आप में प्रमाण है कि मोदी सरकार मंडियों को ख़त्म करने का प्रयास कर रही थी। फिर प्रधानमंत्री को ये नहीं कहना था कि मंडियों को ख़त्म करने की बात झूठ है। आगे कृष्णकांत ने लिखा है, डॉक्टर मनमोहन सिंह ने बिना कुछ कहे हमें समझाया है कि बहुत बोलना बुरा होता है, उस पर भी झूठ बोलना और ज़्यादा बुरा। अगर ये देश के बारे में हो तो बुरा का मतलब विध्वंस समझना चाहिए। सबसे मार्के की बात है कि सालों तक 18-18 घंटे झूठ बोलने से अपना विकास भले होता हो, देश का विकास कतई नहीं हो सकता। उन्होंने ये भी समझाया है कि देश के सही रास्ते पर ले जाने के लिए तेज़ आवाज़ वाला जवानी पहलवान प्रधानमंत्री ज़रूरी नहीं है। ज़रूरी है कि जो पद पर बैठे हैं उसका शरीर या आवाज़ कमज़ोर हो, लेकिन दृष्टि पैनी होनी चाहिए। प्रधानमंत्री रहने के दौरान मनमोहन सिंह ने कहा था कि इतिहास उनका मूल्यांकन करने में उदारता बरतेगा। उन्होंने तब ये नहीं सोचा होगा कि ये वक्त इतनी जल्दी आ जाएगा। साल 1991 था। भारत की अर्थव्यवस्था रसातल पर जा चुकी थी। देश को अपना खर्च चलाने के लिए सोना गिरवी रखना पड़ रहा था। उसी दौर में एक कम बोलने वाले दर्जनों पर्दों पर काम कर चुके नौकरशाह को उसकी योग्यता के दम पर राजनीति में लाया जाता है और वित्त मंत्री बना दिया जाता है। नरसिम्हा राव की सरकार ने वित्त मंत्री मनमोहन सिंह के हाथ में कमान सौंपी कि आर्थिक संकट से देश को बाहर लाना है।
यहाँ से भारत में जिस आर्थिक उदारीकरण की शुरुआत हुई उसने भारत की तकदीर बदल दी। यहाँ से विकास का एक नया दौर शुरू हुआ, जिसके अगले पड़ाव में मनमोहन सिंह खुद प्रधानमंत्री बने। वे 10 साल तक प्रधानमंत्री रहे और एक छोटे दौरे के लिए विकास दर को 8 और 10% तक भी ले गए। भारत वैश्विक शक्तियों में शुमार हो चुका है। ये चर्चा पहली बार उन्हीं के दौर में शुरू हुई थी और ये बात वो खुद नहीं, दुनिया भारत के बारे में कहती थी। उनकी सरकार पर कई घोटालों के आरोप थे। कहा जा रहा था कि पूरी सरकार जेल में होगी, लेकिन उन घोटालों में ज़्यादातर झूठ साबित हुए। मनमोहन सिंह जेल में तो नहीं गए, उनकी प्रासंगिकता ज़रूर साबित हो चुकी। आज अर्थव्यवस्था माइनस में है और ये दुर्दशा देखकर लोग बार बार मनमोहन सिंह को याद करते हैं। कभी यूपीए को घोर आलोचक रहे लोग भी मनमोहन सिंह को याद करते रहे हैं। कुछ दिन पहले एक वरिष्ठ पत्रकार का लेख पढ़ा कि मनमोहन के आलोचक भी ये मानते हैं कि वो निर्णय लेने में ज़्यादा लोगों की राय लेते थे, वे संस्थानों को महत्व देते थे, वो अर्थव्यवस्था के बेहतर समझ रखते थे। आज वो होते तो कोरोना महामारी को बेहतर संभालते। 2019 में मनमोहन सिंह ने मीडिया से कहा था, मैं नहीं मानता कि मैं कमज़ोर प्रधानमंत्री हूँ। भाजपा और उसके सहयोगी जो चाहे कहते रहें, अगर आप मजबूत प्रधानमंत्री का मतलब ये समझते हैं कि वो अहमदाबाद की सड़कों पर निर्दोषों का नरसंहार देखें, अगर ये मजबूती का पैमाना है, तो मैं नहीं मानता कि इस देश को इस तरह की मजबूती की ज़रूरत है। मैं ईमानदारी से मानता हूँ कि आज के मीडिया की अपेक्षा इतिहास में मेरे प्रति उदार रहेगा। मैं तो यहाँ तक सोचता हूँ कि अगर मनमोहन सिंह खराब थे, तब भी नरेंद्र मोदी ने साबित किया कि वो काफ़ी बेहतर प्रधानमंत्री थे। मनमोहन सिंह ने भारत के घोर गरीबी से निकालने का एक उदार रास्ता अख्तियार किया था। एक निरंकुश तानाशाही आज वो रास्ता बंद करने पर आमादा है। देश का भविष्य जो भी हो, लेकिन डॉक्टर मनमोहन सिंह के योगदान के लिए उन्हें सदैव याद किया जाएगा। मनमोहन सिंह की आलोचना में हमने भी तमाम लेख लिखे हैं, लेकिन आज उनके जो बातें कही थी वो सैल्यूट करने वाली बातें हैं। आगे सौरभ यादव ने लिखा है, कभी कभी कोई अखबार कमाल कर देता है। एमपी के गृह मंत्री ने बोला मैं मास्क नहीं लगाता, तो अखबार उनके चेहरे पर ही मास्क लगा दिया। वैसे आज मास्क लगाने को मना करने वाले गृह मंत्री जी और उनके बेटे कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। आगे फिर से सौरभ यादव ने लिखा है, जिस आदमी को लीगल फीस भरने के लिए अपनी ज्वेलरी बेचनी पड़ रही हो, उसे देश के प्रधानमंत्री ने राफेल का हज़ारों करोड़ का सौदा दे दिया है। आगे आवेश तिवारी ने लिखा है, भाजपा परस्त पत्रकारों ने हृदय में मोदी को बसाए जनता की आवाज़ को तो दबाया ही है, विपक्ष पर भी शातिराना तरीके से हमला कर रहा है। पत्रकारों की ये कौम, जिसमें कई बहरूपिये हैं, केवल कट्टर हिंदूवादी भगवाई आवाज़ ही सुन पाते हैं, बाकी सब का अपमान करते रहते हैं। जब ये अवसरवादी खबरनवीस गैर भाजपा शासित राज्यों के हो तो आप कल्पना नहीं कर सकते वहाँ क्या हाल होगा। दिलचस्प ये है कि भाजपा की गोद में बैठी हुई कई पार्टियां और अवसरवादी लोग पत्रकार बिरादरी पर हमला का ये छोटी बड़ी घटना का फ़ायदा उठाने से नहीं चूकते हैं और ऐसे मौके पर राज्य सरकार को गाली देकर उनकी भड़ास निकालते रहते हैं। महाराष्ट्र में प्रदीप भंडारी पर हमला हुआ तो लोग उद्धव को गाली देने लगे। छत्तीसगढ़ में कमल शुक्ला पर हमला हुआ तो कांग्रेस को गाली देने लगे, जबकि इनको ना तो ज़मीनी हकीकत पता है, ना पत्रकारिता और पत्रकारों को लेकर कांग्रेस शासित या कांग्रेस समर्थित सरकारों की गंभीरता का अंदाज़ा। बोल लो इसी भाषा में यूपी और दिल्ली में बैठकर। जब नहीं तब प्रशांत कन्नौजिया को पुलिस उठाकर ले जाती है। करा लो अर्नब गोस्वामी से यूपी में पत्रकारिता, जिसमें वो दिन रात योगी को गाली दे। सहनशीलता की हद है। ये वही लोग हैं जो चाहते हैं कि पूर्व की भाजपा सरकार की तरह मौजूदा सरकार भी इनको मलाई खिलाते रहे। पंजाब, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, केरल इत्यादि प्रदेशों में जहां भाजपा की सरकार नहीं है, वहां पर
पद्म भेषधारी पत्रकारों ने राज्य सरकारों के नाक में दम कर दिया है। बड़ा उदाहरण महाराष्ट्र के रूप में सामने है, जहां टीवी चैनल की वजह से कानून व्यवस्था की स्थिति लगातार संकट में है। अब रिपब्लिक भारत का पत्रकार प्रदीप भंडारी अगर पत्रकारों के हाथ पिट गया तो कम से कम इसमें उद्धव ठाकरे का क्या दोष है। अगर रिपब्लिक के 3 पत्रकार किसी के घर की चारदीवारी पार करते पकड़े गए तो इसमें संजय राउत का क्या कसूर है। महाराष्ट्र की तरह छत्तीसगढ़ के मामले में पुलिस कह रही है कि पत्रकार कमल शुक्ला की भरभर पिटाई में जिस व्यक्ति का नाम आया है वो भी पत्रकार है। अब इसमें रोटी सेकने वालों का क्या काम। ब्यूरो रिपोर्ट, द नेशन।